Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the numerical problem of unit number 6 class 9th physics of National Book Foundation, जो हमारे पास फेडरल बोर्ड की तरफ से न्यू बुक आई है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द वर्क डन इन पुशिंग अ बॉक्स। हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है अगर हम एक बॉक्स को पुश करें और उस बॉक्स के ऊपर हम 150 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें और हमारे पास बॉक्स डिस्टेंस कवर करे 5 मीटर का। मीन्स कि हम एक बॉक्स पे फोर्स लगा रहे हैं 150 न्यूटन की, और फोर्स लगाने की वजह से उस बॉक्स ने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो आपने फाइंड आउट करना है कि वर्क डन कितना हुआ। बेटा इससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि वर्क डन हमारे पास मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब बॉडी पे फोर्स लगाई जाए, जिस तरफ फोर्स लगाई जाए बॉडी उसी तरफ मूव करे, मीन्स उसी डायरेक्शन में मूव करे, तब हम कहते हैं कि हमारे पास वर्क डन क्या है, मैक्सिमम है। मीन्स अगर हमारे पास एंगल क्या हो जाए, थीटा 0 के बराबर हो जाए, अगर 90 का एंगल होगा तो वर्क डन हमारे पास क्या होता है, मिनिमम होता है। ये वैसे मैं आपको एक जनरली बता रहा हूँ, मीन्स 90 से कम एंगल हो तो हमारे पास मैक्सिमम होता है। चले ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊँगा। तो वर्क डन फाइंड आउट करना है तो फोर्स हमारे पास 150 न्यूटन गिवन है, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कह लो या डिस्टेंस कह लो 5 मीटर का कवर किया। टू फाइंड वर्क डन, W से डिनोट किया, वर्क इज इक्वल टू एफ एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारे पास 150 न्यूटन थी, बॉडी ने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया 5 का। तो W इज इक्वल टू 150 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो कैलकुलेटर ने आंसर दिया 750 जाउल। तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, न्यूटन मीटर हमारे पास जाउल के बराबर होता है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, अ लिटिल बॉय इज पुलिंग हिज टॉय ट्रॉली। एक छोटा सा बच्चा है, उसके पास एक खिलौना है, उस पर फोर्स लगा रहा है 20 न्यूटन की और एंगल बन रहा है 60 न्यूटन का ग्राउंड के साथ, एंड ट्रॉली मूव्स टू 5 मीटर। एक बच्चा 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है अपने उस टॉय ट्रॉली पे और एंगल बन रहा है 60 का विद ग्राउंड। पूछ रहा है कि हमारे पास व्हाट इज द वर्क डन बाय द बॉय, बॉय कितना वर्क डन कर रहा है। तो वही बात है, पिछले न्यूमेरिकल में हमारे पास एंगल गिवन नहीं था, इस न्यूमेरिकल में हमारे पास एंगल गिवन है। तो जस्ट वैल्यूज़ पुट अप करते हैं, इजी से न्यूमेरिकल है बेटा। फोर्स 20 न्यूटन है, एंगल हमारे पास 60 है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 5 मीटर, वर्क डन हमारे पास W कितना है, तो W हमारे पास है एफ एस कॉस थीटा। W हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब हमारे पास आप यहाँ से डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करते हो तो कॉस थीटा आ गया। F की वैल्यू 20 थी, S की वैल्यू 5 है, कॉस 60 आप जब कैलकुलेटर से करेंगे तो 0.5 आ जाएगा बेटा। 20 को 5 से करेंगे 100 को 0.5 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50। वर्क का हमारे पास जो यूनिट होता है जाउल होता है। लेट्स सपोज अगर ये न्यूमेरिकल बेटा बोर्ड में आता है, आप गिवन डाटा लिखते हैं यहाँ तक तो आपको 1 नंबर दिया जाता है, बाकी आप फार्मूला लिख के यहाँ तक सॉल्व करते हो 1.5 मार्क्स दिए जाते हैं, यूनिट लिखते हैं तो आधा नंबर दिया जाता है। टोटल हमारे पास 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है अगर शॉर्ट में आए। अब थर्ड न्यूमेरिकल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जो हमारे पास पंजाब बुक है उससे थोड़ा सा डिफरेंट भी है। इन विच केस मोर वर्क इज डन, कहते हैं हमारे पास 2 केसेस हैं, केस 1 और केस 2। आपने बताना है कि किस केस में हमारे पास वर्क डन ज़्यादा हुआ। पहला केस कह रहा है
A block of 100 न्यूटन is lifted straight up to a height of 4 मीटर। एक बंदा है या बच्चा है, उसने 100 न्यूटन का ब्लॉक उठाया हुआ है। आपने ये बताना है कि दो केसेस हैं। केस 1 में आपको गिवन डाटा दिया हुआ है, केस 2 में भी दिया हुआ है। बेटा आपने ये बताना है कि किस केस में वर्क डन ज़्यादा हुआ। ये एक बंदे ने एक ब्लॉक को उठाया हुआ है, जिस ब्लॉक का हमारे पास वेट है 100 न्यूटन, और यहाँ से उसने उठाया हुआ है तो हाइट है 4 मीटर। लेट्स सपोज अगर कोई आपको कहे कि आप अपने सर के ऊपर एक बाल्टी को उठा के लेके जाओ और उस बाल्टी के ऊपर वेट उसका है 100 न्यूटन, तो आपने उस बाल्टी को ऊपर किया तो इस दौरान हाइट जो हमें पता लगी वो 4 मीटर की थी। मीन्स यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है 4 मीटर, और ब्लॉक के ऊपर वेट कितना लग रहा है 100 न्यूटन। ये केस 1 है। केस 2 है 50 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द सेम ब्लॉक। यही ब्लॉक है हमारे पास, इसके ऊपर हमारे पास आपने क्या कहते हैं 5 मीटर 50 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड थी। इस ब्लॉक को सेम हाइट के ऊपर आपने लेके जाना है विद द हेल्प ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो हमारे पास बेटा पहले केस में इस ब्लॉक का जो वेट था, ये इसके ऊपर 100 न्यूटन की जो फोर्स थी, उसने उसके ऊपर 100 न्यूटन की फोर्स लगाई, 4 मीटर ऊपर लेके गया। दूसरे केस में इसी ब्लॉक को विद द हेल्प ऑफ इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं, आप ये कह सकते हैं एक सीढ़ी थी, सीढ़ी की मदद से ऊपर लेके गया, फोर्स लगी 50 न्यूटन की। तो आपने ये बताना है कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक हाइट पहले कितनी थी 4 मीटर, अब हाइट कितनी है बेटा 5 मीटर है। आपने ये बताना है वर्क डन किस केस में ज़्यादा हुआ। तो आइए जाते हैं गिवन डाटा। केस 1, फोर्स हमारे पास वेट के बराबर होती है 100 न्यूटन। हाइट हमारे पास किसके बराबर है, एच से भी नोट कर सकते हैं। अगर वर्टिकल में हो तो एच से होती है, हॉरिजॉन्टल में हो तो हम उसे डिस्टेंस कहते हैं, 4 मीटर है। तो हमारे पास W होता है F इंटू एस। अब F कितना है 100 है, डिस्टेंस हमारे पास 4 है, 400 जूल। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, आप इसको अगर इस तरह लिखो, हमारे पास आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ बेटा। फोर्स वेट के बराबर थी और एस हमारे पास वर्टिकल था, तो एच के बराबर है। तो वेट हमारे पास कितना था 100 था, एच हमारे पास 4 है, तो हमारे पास वर्क कितना हुआ फर्स्ट केस में 400 जूल का वर्क हुआ। अब कहते हैं कि अगर हम इसी ब्लॉक को एक इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू यहाँ तक लेके गए, और इस ब्लॉक की हमारे पास हाइट कितनी थी, लेंथ कितनी थी 5 मीटर थी, तो आपने बताना है कि हमारे पास कितना वर्क डन हुआ। तो आप ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये देखें ना, 50 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द सेम ब्लॉक। ब्लॉक यही है, इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है अब 50 न्यूटन टू सेम हाइट, हाइट भी उतनी है विद द हेल्प ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू लेके गए, तो इंक्लाइंड प्लेन की हमारे पास लेंथ कितनी थी 5 मीटर थी। तो आपने वर्क डन फाइंड करना है। तो हमारे पास केस 2 था, फोर्स कितनी थी 50 न्यूटन, डिस्टेंस उसने कितना कवर किया 5 मीटर का कवर किया। वर्क डन W इज इक्वल टू एफ एस, फोर्स हमारे पास 50 थी, डिस्टेंस 5 था, तो हमारे पास वर्क डन आया 250 जूल। अब पहले केस में हमारे पास वर्क डन आया 400 जूल, दूसरे केस में वर्क डन आया 250 जूल। तो आपको बताया कि हमारे पास केस ए में ज़्यादा वर्क हुआ। अगर वो पूछता किस में कम वर्क डन हुआ, तो आपने बताना था केस 2 में। तो इस केस में हमारे पास केस ए में वर्क डन ज़्यादा हुआ। तो मेरी नज़र में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल था। दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ। एक बंदा था जिसने एक ब्लॉक को उठाया हुआ था और हाइट थी 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक। अब कहते हैं एक बंदा है और फोर्स लगा रहा था 100 न्यूटन की। अब यही ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक विद द हेल्प ऑफ इंक्लाइंड प्लेन गया है, 50 न्यूटन की फोर्स लगी। हाइट तो इतनी ही थी, लेकिन हमारे पास जो इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ थी वो कितनी थी, हमारे पास 5 मीटर थी। तो हमारे पास उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया था 5 मीटर का कवर किया था। तो आपने जस्ट वर्क का फार्मूला लगाया तो आपके पास आंसर आ गया। अब फोर्थ न्यूमेरिकल है, मैसन ऑफ 600 न्यूटन वेट इज क्लाइंबिंग ऑन अ 12 मीटर हाई लैडर।
एक मैसन कहते हैं मिस्त्री को या मजदूर को जो घर बनाते हैं, वो 600 न्यूटन वेट अप्लाई कर रहा है और वो हमारे पास एक सीढ़ी है जिसकी हाइट हमारे पास 12 मीटर है। फाइंड हिज पोटेंशियल एनर्जी एट द मिडल ऑफ द लैडर। कहते हैं एक हमारे पास मिस्त्री है, वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है सीढ़ी के थ्रू और उस सीढ़ी की हाइट हमारे पास 12 मीटर है और उस मिस्त्री ने वेट उठाया हुआ है 600 न्यूटन का। आपने बताना है उसकी पोटेंशियल एनर्जी एट द मिडल ऑफ द लैडर, मीन्स दरमियान में कितनी होगी। तो वेट हमारे पास ये भी इम्पोर्टेंट है 600 न्यूटन है। टोटल हाइट उस सीढ़ी की 12 मीटर है। अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी मिडल की बतानी है तो हाइट भी कितनी हो जाएगी। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सीढ़ी है जिसकी हाइट टोटल 12 मीटर है। आपने पोटेंशियल एनर्जी बतानी है तो पोटेंशियल एनर्जी उस मिडल पॉइंट की बतानी है। तो आपको पता है हाइट भी क्या आपने बतानी है, हमें पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट तक की बतानी है, मतलब हाफ। तो आपको पता है अगर 12 मीटर टोटल है तो हाइट हाफ कितनी हो जाएगी। आपको पता है 12 का हाफ 6 होता है। तो हाइट एट मिडल पॉइंट h/2 करना है, 12/2 6 मीटर आ गया। टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है P डॉट E इज इक्वल टू mgh। तो आपको पता है mg किसके बराबर होता है, वेट के। h यहाँ पे आ गया 600 मल्टीप्लाई बाय 6। मिडल की बतानी थी तो इसलिए हमने मिडल वाली हाइट को यहाँ अप्लाई किया, पुटअप किया। 600 को जब आप कैलकुलेटर से 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कैलकुलेटर आंसर देता है 3600 जूल। अगर यहाँ पे वो मिडल की बात ना करता, पोटेंशियल एनर्जी की बात करता, तो हम 600 को 12 से मल्टीप्लाई करते। बेटा उसने यहाँ पे मिडल का वर्ड यूज़ किया तो इसलिए हमने क्या किया, फिर हाइट लैडर की मिडल से फाइंड आउट की। तो आपको पता है अगर 12 मीटर टोटल हाइट है, मिडल पॉइंट तक 6, आधी कितनी होगी, 6 होगी। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बेटा। हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, फिफ्थ न्यूमेरिकल। अ बॉय वेट 75 न्यूटन जंप्स अप। एक बच्चा है जिसका हमारे पास वेट 75 न्यूटन है, वो क्या कर रहा है, जंप लगा रहा है एंड गेन 300 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है जब भी कोई बॉडी हाइट, अब एक बच्चा है वो जब जंप लगाएगा, लेट्स सपोज आप कभी पार्क में गए हों और पार्क में आपको पता है झूले भी होते हैं और एक ऐसा झूला होता है जिसके ऊपर बच्चे जंप मारते हैं तो हमारे पास नीचे से क्या होता है, बच्चा ऊपर की तरफ जाता है। तो हमारे पास आपको पता है जब भी बॉडी हाइट पे जाए तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसके अंदर। तो कहते हैं कि आपने बताना है कि बच्चे ने जंप लगाई तो बच्चे ने 300 जूल की पोटेंशियल एनर्जी गेन की। बच्चा यहाँ से ऊपर की तरफ आया तो आपने बताना है कि जब बच्चे ने जंप लगाई उस टाइम बच्चे या कितनी हाइट तक ऊपर गया। तो आसान सा न्यूमेरिकल है, वेट 75 न्यूटन, पोटेंशियल एनर्जी 300 जूल, हाइट फाइंड आउट करनी है। एज वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब आपने h की वैल्यू निकालनी है तो पोटेंशियल एनर्जी mg किसके बराबर है, w के। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h। w मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है 300, वर्क हमारे पास वेट हमारे पास 75, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जूल होता है, मैंने लिख दिया। जूल हमारे पास न्यूटन मीटर के बराबर है, न्यूटन न्यूटन से कट गया, 300 को 75 से डिवाइड किया तो 4 मीटर हमारे पाप उसकी हाइट आ गई। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, सिक्स न्यूमेरिकल। A 5 kg steel ball is at the top of a tower of height 12 मीटर। एक मेरे पास स्टील बॉल है जिसका मैस 5 kg है और उस टॉप ऑफ द टावर वहाँ तक हाइट 12 मीटर है। इट इज़ ड्रॉप, जब उसे फेंका जाए। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। आपने बतानी है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। विद व्हाट वेलोसिटी इट विल हिट द ग्राउंड, आपने उसकी वेलोसिटी भी निकालनी है। एयर रेजिस्टेंस को आपने निगलेक्ट करना है। अब आपको पता है बेटा कि हमारे पास अगर एक बॉल एक हाइट से ड्रॉप होती है, लेट्स सपोज ये मैं कहता हूँ ये हाइट है, और आपको पता है जब बॉडी हाइट पे हो तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। बॉडी जितनी ज़्यादा हाइट पे जाएगी उसके अंदर उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो आपको पता है कि जब एक बॉल
हमारे पास स्टील की जिसका मास 5 kg है और हमारे पास वो एक टावर से ड्रॉप हो रही है और हाइट हमारे पास उस टाइम 12 मीटर है, तो उस बॉल के अंदर उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। अगर मैं यहाँ से बॉल को छोड़ता हूँ तो आपको पता है हाइट कम होगी, हाइट कम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब जितनी ज़्यादा हाइट होगी उसके अंदर उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी में स्टोर होगी। अब बॉल यहाँ पे है, हाइट से ड्रॉप हो रही है, तो आपको पता है यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ज्यों-ज्यों बॉल नीचे की तरफ आएगी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। आपने पढ़ा इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगर यहाँ से एक बॉल ड्रॉप हो रही है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। बोर्ड में बेटा पिछले साल क्वेश्चन आया था कि अगर हम हाइट से एक कप को ड्रॉप करते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस। तो आपको पता है हाइट पे बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, तो उस कप के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी। अगर वो बॉडी नीचे आएगी तो बॉडी पोटेंशियल एनर्जी से, आपको पता है जब भी कोई बॉडी मूव करती है यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी है, मूव करेगी, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो जब वो कब नीचे गिरेगा तो आपको पता है कि आवाज़ भी आएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाएगी, हमारे पास साउंड एनर्जी में। तो आपने ऐसे क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। तो बता रहे हैं एक बॉल थी स्टील की जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी 5 kg की, ये मैंने बताया बॉल हाइट पे थी। जूं जूं बॉल नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो आपने लिखा मास 5 kg, हाइट 12 मीटर, हमने फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी विच इट हिट्स द ग्राउंड। अब सॉल्यूशन, आफ्टर ड्रॉपिंग द बॉल फ्रॉम दैट हाइट, आपने जब बॉल को हाइट से ड्रॉप किया, ऑल द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टील बॉल विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। यही मैंने आपको अभी बताया। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का गेन हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है। क्यों? बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लेट्स बोल मैं कहता हूँ 10 थी और बॉडी रुकी हुई थी, तो जब भी कोई बॉडी रुकी हो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो है। अब जो जो बॉल नीचे जा रही है पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और बॉडी एक्वायर कर रही है काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी में गेन आ रहा है और पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है। काइनेटिक एनर्जी गेन, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। तो आपको पता है मास कितना है 5, g की वैल्यू 10 भी डाल सकते हैं, 9.8 एक्यूरेट होती है। हाइट हमारे पास कितनी है 12 है। जब 5 को 12 से किया 9.8 से किया तो आंसर हमारे पास आ गया 588 जूल। अब आपके जहन में आएगा काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल तो होता है, लेकिन आया कैसे है। तो बेटा थोड़ा सा चलें आपको यूनिट्स का भी बता देते हैं। मास का हमारे पास होता है kg, जी का होता है ms-2, हाइट का होता है हमारे पास मीटर। तो आपको पता है आपने चैप्टर 3 में भी पढ़ा kg ms-2 न्यूटन के बराबर होता है और साथ मीटर आ गया, न्यूटन मीटर हमारे पास किसके बराबर आ गया, जूल। तो आपको ये थोड़ी सी बेसिक्स भी आनी चाहिए कि हमारे पास यूनिट कैसे बनते हैं। अच्छा बेटा ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब मैंने फाइंड आउट करना था हमारे पास वेलोसिटी के, किस वेलोसिटी के साथ वो बॉडी नीचे हिट की ग्राउंड के साथ। तो आपको पता है एज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, वेलोसिटी की। तो 2 डिवाइड हो रहा है, जब कोई चीज़ एक तरफ डिवाइड हो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv²। अब हमने v की वैल्यू निकालनी है, m डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा। अब v² है, स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए हम अंडर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वेयर रूट लिया तो ये इससे कट गया। अब वैल्यूज़ पुट करो, 2 काइनेटिक एनर्जी 588 जूल आई थी, मास हमारे पास 5 है। जब आपने 2 को 588 से किया तो 1176 आया, डिवाइड बाय 5 किया तो आंसर आया 235.2। अंडर रूट लिया तो हमारे पास बेटा जानिए आ गया 15.3 और वेलोसिटी का यूनिट होता है ms-1।
तो आपको ये न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट था, तो आपको उम्मीद है ये न्यूमेरिकल समझ आ रहे होंगे। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7th की तरफ चलते हैं। मैं चाह रहा हूँ एक ही वीडियो में इस सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हो जाएं। अच्छा, a 2 HP electric motor gives energy to a pulley system that lifts a load of 10 kg to height of 10 मीटर in 1.5 सेकेंड। कहते हैं हमारे पास 2 HP की मोटर है, हमारे घरों में भी अक्सर 1 HP की मोटर लगी होती है। आपको पता है 1 HP हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। हमारे पास आपको पता होना चाहिए, अक्सर बोर्ड में MCQs आता है। कहते हैं आपने 2 HP की इलेक्ट्रिक मोटर थी, उसे एनर्जी दी थ्रू पुली और उसने 10 किलो के लोड को लिफ्ट किया और हाइट पे लेके गया, और हाइट कितनी थी 10 मीटर की 1.5 सेकंड के अंदर। मीन्स कि हमारे पास मोटर ने वर्क डन किया, हमारे पास एक लोड को ऊपर लेके गई और हमारे पास मास कितना था उस लोड का 10 kg और हाइट कितनी थी यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं डायग्राम भी बना दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारे पास 2 HP मोटर है, इसने एक मास को जो हमारे पास 10 kg था यहाँ पे लेके गई हाइट पे, और इस दौरान उसने टाइम लिया 1.5 सेकंड का, और हमारे पास हाइट कितनी थी यहाँ से यहाँ तक, हमारे पास हाइट थी 10 मीटर। तो आपने बताना ही है कुछ चीज़ें। इनपुट वर्क डन, आपने उस मोटर के ऊपर कितना वर्क डन किया कि हमारे पास वो लोड को ऊपर लेके गई। आपने बताना है आउटपुट वर्क डन कितना हुआ, लोड लिफ्टेड बाय सिस्टम, और आपने एफिशिएंसी भी बतानी है। अब बेटा गिवन डाटा हमारे पास पावर P से डिनोट किया 2 HP। आपको पता है पावर का स्टैंडर्ड यूनिट वाट होता है, तो आपने HP से कन्वर्ट करना है वाट में। तो 1 HP में हमारे पास 746 वाट होते हैं। अब आपने याद रखना है जब भी आप HP से वाट में जाएंगे तो आपने 746 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपका आंसर वाट में आया, कोई आपको कहता है HP में कन्वर्ट करो, तो फिर 746 से डिवाइड करना है। तो आप ये समझ लें HP एक बड़ा यूनिट है, वाट छोटा यूनिट है। जब भी बिगर यूनिट से स्मॉलर की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए HP से वाट में जा रहे थे तो मल्टीप्लाई किया 746 से। अगर कोई आपको कहे वाट से HP में आए तो हम फिर 746 से डिवाइड करेंगे। जब 2 को 746 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1492 वाट। मैथ्स हमारे पास 10 kg था, हाइट हमारे पास 10 मीटर थी, टाइम उसने लिया 1.5 सेकेंड। आपने बताना है इनपुट वर्क डन, आउटपुट वर्क डन, एफिशिएंसी। अब बेटा आपको पता है कि हमारे पास जब हमने इस मोटर पे वर्क डन किया, इनपुट वर्क डन किया, तो हमारे पास ये मोटर जो 2 HP की थी, मास 10 kg को लेके ऊपर गई और हाइट यहाँ से यहाँ तक उसने 10 मीटर थी, और 1.5 सेकेंड में ये सारा उसने प्रोसेस कंप्लीट किया। तो आपने इनपुट वर्क डन किया। अब आपको पता है बेटा जब ये यहाँ से यहाँ तक गई, इनपुट वर्क डन किया, यहाँ पे वो पहुँच गई। आउटपुट वर्क डन क्या था हमारे पास, आपको पता है जब भी कोई बॉडी हाइट पे जाए तो हमारे पास उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो इनपुट वर्क डन आप तो इजीली फाइंड आउट कर सकोगे। आउटपुट में मैंने पोटेंशियल एनर्जी इसलिए लगाया जब मोटर ने इस लोड को 10 kg को ऊपर लेके गई थ्रू अ लिफ्ट या पुली सिस्टम, तो यहाँ पे बॉडी के ऊपर जो वर्क डन हुआ, बॉडी ने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की, तो वर्क डन हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा जो आउटपुट वर्क डन है। फिर आप एफिशिएंसी निकाल लोगे। एफिशिएंसी की परसेंटेज होती है रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। आउटपुट की जो रेशियो आई है या इनपुट की आई है मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप बता सकोगे कि उस मोटर की एफिशिएंसी कितनी है। सबसे पहले मैं इनपुट वर्क डन करता हूं, तो हमें पता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टी। P इज इक्वल टू W/T। हमने क्या निकालना है, इनपुट वर्क डन W, तो P T डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हुआ। पावर थी 1492, टाइम था 1.5, मल्टीप्लाई किया तो इनपुट वर्क डन आया 2238। हमारे पास जो इनपुट बेटा वर्क डन आया तो हमारे पास 2238 जूल आ गया। अब हमारे पास, आपने बुक वाले ने मेरा ख्याल है कि इसे कन्वर्ट भी किया है, आप करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते ना करें। मैंने कर लिया।
साइंटिफिक नोटेशन की पॉइंट लास्ट से यहाँ पे लाए 10 की पावर 3, ये आप नहीं भी करना चाहते तो ना करें, जस्ट साइंटिफिक नोटेशन की 10 की पावर 3 को किलो में किया, किलो जूल आ गया, नहीं करना चाहते तो ना करें। अच्छा, अब हमारे पास आउटपुट वर्क डन क्या है, जो हमारे पास मोटर पानी, आप लेट्स सपोज ये समझ सकते हैं एक पानी की मोटर थी, पानी को ऊपर लेके गई, टैंकी तक हमारे पास हाइट 10 मीटर थी, पानी उसके अंदर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 10 लीटर था और वो 1.5 सेकंड में ऊपर लेके गई। अब आपको पता है जब भी कोई बॉडी हाइट पे जाती है तो आउटपुट वर्क डन क्या पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, तो आपको पता है आउटपुट वर्क डन W इज इक्वल टू P mgh। मैथ 10 था, जी की वैल्यू भी 9.8 होती है, 10 ले लें, हाइट 10 थी, सारों को मल्टीप्लाई किया तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई हमारे पास 1000 जूल। अब आपने एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी थी, तो एफिशिएंसी हमारे पास उसकी परसेंटेज है रेशियो ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट थी 1000, इनपुट थी 2238 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 44.6% मीन्स उस मोटर की एफिशिएंसी इतनी है। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा। इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 8। A man weight 60 kg climbs upstairs with 20 kg weight on his head। एक बंदा है जिसका हमारे पास मैथ 60 kg है, क्योंकि न्यूटन होता तो वेट होता, तो ये kg है तो हमें पता है मैथ। वो सीढ़ी के थ्रू ऊपर एक मैस को लेके जा रहा है, अपने सर के ऊपर उसने लादा हुआ है, और वो मैस कितना है 20 kg। द स्टेयर केस हैज़ 20 स्टेप। ये जो स्टेयर्स हैं, सीढ़ियों के जो स्टेप हैं, ये 20 स्टेप हैं, ईच बीइंग 15 सेंटीमीटर हाई। आपको पता है कि सीढ़ी का हर स्टेप दूसरे स्टेप से ऊंचा होता है, तो कहते हैं कि वो 15 सेंटीमीटर हर स्टेप दूसरे स्टेप से 15 सेंटीमीटर ऊंचा है। आपने और इफ़ ही टेक्स 10 सेकंड्स टू क्लाइम, कि यहाँ से यहाँ तक जाने में वो 10 सेकंड अगर लेता है, तो आपने बतानी है उसकी पावर वॉट्स में और हॉर्स पावर में। दोबारा सुन लें, एक बंदा है जिसका वेट 60 kg है, उसने अपने सर के ऊपर 20 किलो का वज़न उठाया हुआ है और वो सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहा है, और वो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र 10 सेकंड में कंप्लीट करता है। और ये जो स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, इसके टोटल 20 स्टेप हैं और हर स्टेप दूसरे स्टेप से 15 सेंटीमीटर हाई है। तो आपने बतानी है पावर वॉट में और हॉर्स पावर में। तो गिवन डाटा, मैस M1 60 kg, मैस M2 जो उसने सर के ऊपर लदा हुआ है 20 kg, टोटल मैस M1 प्लस M2, M1 60 M2 20, तो हमारे पास क्या आ गया 80 kg आ गया। अच्छा, अब हमारे पास वो कह रहा है, इसका नेक्स्ट पेज हमारे पास है, नंबर ऑफ स्टेप्स, टोटल स्टेप्स कितने हैं 20, हाइट ऑफ ईच स्टेप, हर स्टेप की जो दूसरे स्टेप से ऊंचा है 15 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, सो वी हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर, एज वी नो दैट सेंटीमीटर इज द स्मॉलर यूनिट। व्हेन एवर वी नीड टू कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट इनटू बिगर यूनिट, वी नीड टू डिवाइड, as in 1 meter we have 100 centimeter, so we have to divide it by 100। 15 divided by 100, answer is 0.15 मीटर। हाइट ऑफ स्टेयर आपने बतानी है, उस स्टेयर्स की हाइट कितनी है, तो आपने इसमें दो हाइट्स को, नंबर ऑफ स्टेप्स को मल्टीप्लाई करना है हाइट ऑफ ईच स्टेप से, ताकि हमारे पास टोटल हाइट आ जाए उस स्टेयर की। नंबर ऑफ स्टेप हमारे पास 20 है, हाइट ऑफ ईच स्टेप हमारे पास 0.15 है, तो हमारे पास आ गया हाइट ऑफ स्टेयर 3 मीटर। टाइम उसने लिया था 10 सेकेंड। आपने पावर फाइंड आउट करनी है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टी। वर्क डन हमारे पास क्या था, बंदा यहाँ से स्टेयर से ऊपर की तरफ जो गया, तो आपको पता है हमारे पास उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हुई, हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है वर्क हमारे पास किसके बराबर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, तो W इज इक्वल टू mgh। अगर लेट्स सपोज बेटा आप ये नहीं भी पुट करते, तो W होता है F इंटू एस, फोर्स हमारे पास वेट के बराबर होती है, और हमारे पास mg, और हमारे पास एस किसके बराबर हो गया, हमारे पास h के बराबर हो जाता है। अगर कोई बॉडी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करे तो डिस्टेंस h के बराबर हो जाता है। तो ये हमारे पास, सॉरी यहाँ पे नीचे मैंने गलती से h लिख दिया, ये हमारे पास टाइम आना चाहिए था, यहाँ पे मैं ठीक कभी कर देता हूँ, ये कर दिया। मैथ्स हमारे पास कितना था 80,
जी की वैल्यू 9.8, आपकी चॉइस है, 10 डालते हैं 9.8 डालते हैं, कोई इशू नहीं है। हाइट 3 थी, टाइम 10 सेकंड लगा था। जब 80 को 3 से किया 240 आया, 240 हमारे पास 9.8 से किया डिवाइड बाय 10 किया तो हमारे पास आ गया 235.2 वाट। अब आपको पता है द पावर इन हॉर्स पावर विल बिकम, हमारे पास हॉर्स पावर में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब भी वॉट से एचपी में जाएंगे, वॉट छोटा यूनिट है, एचपी बड़ा यूनिट है, तो 746 से डिवाइड करना है। अब 235.2 को 746 से डिवाइड किया तो आपने बताना है कि उस मोटर की जो पावर है 0.32 एचपी है। वॉट से एचपी में जाएंगे, डिवाइड बाय 746 करेंगे, एचपी से वॉट में जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 746 करेंगे। होप सो आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।